हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये समय बहुत ही किफ़ायती और उपयोगी समय आपके लिए। इस समय जितना अपन एग्ज़ाम को तैयारियों में जितना समय खर्च करेंगे उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। तो आज के सेशन में आपके कॉमर्स से रिलेटेड जो पेपर आपका सेकंड होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को छोटा सा शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने साथियों के साथ जो कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए आज का सेशन है बड़ा ही खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी आज का सेशन आपको स्किप नहीं करना है। पूरा सेशन वो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि हर क्वेश्चन जो हम आपको बताना चाहते हैं उसका बेनिफिट है वो आपको मिले और आपका जो टारगेट RES है गजेटेड ऑफिसर बनने का और मोहर प्राप्त करने का जो आपका लक्ष्य आपने है ना 2024 नवंबर दिसंबर में जो टारगेट रखा था उसको प्राप्त करने का अब अपने पास स्वर्णिम मौका है वो आ गया है। तो उसको अपने को प्राप्त करना है और उसकी तैयारियों में लगे रहना है। तो अब आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब आपके सामने क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आपको देना है। क्या क्वेश्चन है कि आयकर का भुगतान, आयकर का भुगतान क्या है, आयकर का भुगतान किया रोकड़ प्रवाह विवरण की कौन सी गतिविधि में दिखाया जाएगा, है ना। तो पहले तो देखो अपने को ध्यान में होना चाहिए, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी तीन गतिविधि होती है। एक तो होती है आपकी परिचालन, परिचालन क्रिया, परिचालन क्रिया जिसे क्या कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। इसमें देखो क्या क्या आता है ना, जैसे लाभ है ना, कोई हानि है, फिर आपके कोई अप्रत्यक्ष खर्चे हैं या प्रत्यक्ष खर्चे हैं, इसके अलावा चेंज इन करंट असेट्स, है ना, चेंज इन करंट लायबिलिटीज, चेंज इन करंट असेट्स, चेंज इन लायबिलिटीज, है ना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड, है ना। इस तरीके से जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें इन क्रियाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है ना। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, है ना, जैसे आपका अपने फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन कोई एक्सचेंज है ना, लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसमें आपका प्रॉफिट हुआ हो और चाहे लॉस हुआ हो वो सारी की सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, जिसकी पहली एक्टिविटीज क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इनकम टैक्स है वो आपको परिचालन क्रिया में ही देखने को मिलता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है में ही, है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आपका आयकर का भुगतान है वो शामिल किया जाता है ना। तो इसलिए इसको क्या माना जाता है कि आयकर है, आयकर का भुगतान है वो संस्था की जो सामान्य क्रियाकलाप है ना, उससे संबंधित है, जो नॉर्मली क्रियाकलाप है उससे रिलेटेड है। इसलिए इसको कौन सी एक्टिविटीज में शामिल करेंगे, परिचालन गतिविधि या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको शामिल किया जाएगा। ओके, यहां तक ठीक है, परिचालन एक्टिविटीज में।
अब ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। दूसरी आपकी कौन सी, है ना, तो दूसरी पर भी अपन चर्चा करेंगे। जो आपकी सेकंड है आपकी विनियोग क्रियाकलाप, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या आता है, इसमें एक आता है आपका सेल ऑफ फिक्स असेट्स, है ना। दूसरा आता है आपका परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। तीसरा आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और चौथा आता है डिविडेंड रिसीव्ड। ये किस में आते हैं, ये आपकी जो सेकंड एक्टिविटीज है, विनियोग क्रियाकलाप है, उसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड है, वो आपके विनियोग क्रियाकलाप में आते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। ये तो सिर्फ आयकर का भुगतान पूछा, तो आयकर तो आपने बता दिया, परिचालन एक्टिविटीज यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आता है। इसके अलावा ये जरूरी थोड़ी आयकर ही पूछे, इसके अलावा यहाँ ये पूछ सकता है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना, आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस बात का विशेष अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2 नंबर में एक्टिविटीज, है ना। 3 नंबर एक्टिविटीज है आपकी कौन सी, 3 नंबर कौन सी आपकी वित्तीय क्रियाकलाप, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, है ना। इसमें क्या आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, है ना, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, है ना, ये इसमें दिखाई जाती है। इसके अलावा लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना। तो इस तरीके के ये सारे समायोजन है वो आपके किस में आते हैं, वित्तीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये सारी जो कार्यक्रम है वो किस में होंगे, आपके वित्तीय क्रियाकलाप में होंगे, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन है कि आयकर का भुगतान, तो वो तो अपना परिचालन क्रियाकलाप से हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी अपने को कैश फ्लो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इस तरीके से अपने को देखने को मिल सकता है। तो अपने को इस हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर आपसे पूछा है लाभ मात्रा अनुपात, जिसको अपन के क्या कहते हैं, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, है ना। इसका ज्ञात करने का अपने से पूछा है फॉर्मूला, सूत्र क्या है ना। तो कंट्रीब्यूशन बट्टे सेल्स मल्टीप्लाई 100, यानी सी बट्टे एस मल्टीप्लाई 100 भी इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बट्टे सेल्स मल्टीप्लाई 100, है ना। ये भी अपने को ध्यान रखना कि अगर अपने को सी चाहिए तो एफ प्लस पी जोड़ देंगे तो अपने पास सी आ जाएगा। सी का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन, है ना।
तो ये भी सही है कि यहाँ पर कौन सा है, ये भी यही बन रहा है कि भाई एफ यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ दोगे तो अपने पास सी हो जाएगा, तो ये भी सही है ना। इसके अलावा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटे सेल्स मल्टीप्लाई 100, है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपने को क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो अपन क्या करें, एस माइनस वी करते हैं तो अपने पास क्या जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो यहां पर भी यही फॉर्मूला बन रहा है कि सी बटे एस मल्टीप्लाई 100, है ना। तो तरीका कोई भी हो, अपने को ये ध्यान होना चाहिए, ये तीनों फॉर्मूले हैं वो पीवी रेशियो निकालने के लिए सही है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास, है ना, बहुत ही खास क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि बीईपी सम विच्छेद बिंदु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपसे या तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए या आपसे कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस तरीके से कैलकुलेट करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही फॉर्मूले हैं वो आपके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो के फॉर्मूले हैं। चाहे कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स मल्टीप्लाई 100 कर दो, चाहे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटे सेल्स मल्टीप्लाई 100 कर दो, और चाहे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बटे सेल्स मल्टीप्लाई 100 कर दो, तीनों से ज्ञात क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ही आएगा। और कंट्रीब्यूशन में फिर सेल्स का भाग दे दोगे और 100 से गुणा कर दोगे तो अपने सामने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो है वो आ जाएगा। ओके है, तो ये अपने को तीनों फॉर्मूले हैं वो याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए इसका आंसर, ऋण समता अनुपात एक जांच है ना। क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, एक जांच है तरलता की, लाभदायकता की, आवर्त की या शोधन क्षमता की। देखो ऋण समता अनुपात है, सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है ये शोधन क्षमता अनुपात को दिखाता है ना। आपको पता है तरलता अनुपात में कौन आता है, आपका कौन कौन सा आता है तरलता अनुपात में, कौन सा आएगा, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, वो आपका तरलता अनुपात में आएगा। लाभदायकता अनुपात में जिसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये आपका लाभदायकता अनुपात में आएगा। आवर्त अनुपात, आवर्त में कौन सा आएगा, टर्नओवर में, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, है ना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सारा का सारा आवर्त अनुपात में आएगा। और शोधन क्षमता अनुपात में डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, है ना, पीबीआईटी रेशियो, ये आपका शोधन क्षमता अनुपात में आता है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, ये जांच है। तो ऋण समता अनुपात, ऋण समता अनुपात, है ना, ऋण समता अनुपात है, किसको जांच करता है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता, है ना। ऋण समता अनुपात दीर्घकालीन स्रोतों से ऋण, क्योंकि ये ऋण क्या था, हर स्रोतों से ऋण तथा स्वामित्व कोषों के मध्य संबंध दर्शाता है ना। इसका जो आदर्श अनुपात है ना, सामान्यतः इसका आदर्श अनुपात 2:1 माना जाता है, परंतु सेबी के अनुसार इसका
आदर्श अनुपात 1:1 माना गया है ना, 1:1 माना गया है। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर, या तो एक्सटर्नल कर दो है ना, एक्सटर्नल इक्विटीज बटे इंटरनल इक्विटीज। एक्सटर्नल में क्या आते हैं आपके डिबेंचर यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज है वो आपकी एक्सटर्नल में आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज है वो आपकी एक्सटर्नल इक्विटीज में आते हैं। और इंटरनल इक्विटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्सेड असेट्स है वो आपके इंटरनल इक्विटीज में आते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला आता है। तो ये किसको जांच करता है, ये जांच करता है शोधन क्षमता को, है ना। ये जांच किसको करता है, शोधन क्षमता की ये जांच करता है। कौन सा, ऋण क्षमता अनुपात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जो ऋण क्षमता अनुपात है वो किसकी जांच करता है, शोधन क्षमता अनुपात की जांच है वो करता। इसका आइडियल अनुपात अगर नॉर्मल आता है तो अपने को 2:1 करना है, और अगर सेबी के अनुसार पूछता है तो 1:1 करना है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा, निम्नलिखित में से टंडन समिति का सूत्र नहीं है। 0.75 करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 0.75 करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 0.75 करंट असेट्स माइनस सीसीए माइनस करंट लायबिलिटीज, 0.75 माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस करंट असेट्स। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या है। है ना, तो सब में पहले क्या है, करंट असेट्स आएगा, है ना। इसमें भी करंट असेट्स, इसमें भी करंट असेट्स, लेकिन इसमें करंट लायबिलिटीज पहले है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, है ना। टंडन समिति का निर्माण, टंडन समिति का गठन है, निर्माण कब किया गया था, 1 जुलाई 1974। 1 जुलाई 1974 है वो टंडन समिति का गठन किया गया था। और ये किससे रिलेटेड काम कर रही थी, कार्यशील पूंजी, यानी इसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल के विभिन्न सूत्र के विभिन्न सूत्र ज्ञात किए गए थे। है ना, तो आपकी टंडन समिति है जिसका 1 जुलाई 1974 को इसका गठन किया गया था और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड काम करती है। ये 3 फॉर्मूले उन्होंने दिए हैं। ये करंट लायबिलिटीज है वो पहले है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर गैप है ना। गैप है सामान्य स्वीकृत लेखांकन नीति, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, सामान्य स्वीकृत लेखांकन आयोजन, या इनमें से कोई नहीं। गैप की फुल फॉर्म है वो अपने से पूछी है। तो गैप की फुल फॉर्म है, जी का है जनरल, है ना, ए का है एक्सेप्टेंस, ए का है अकाउंटिंग और पी का है प्रिंसिपल। हिंदी में बात करें तो सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, है ना। क्या हो जाएगा, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गैप की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, है ना। ये गैप की फुल फॉर्म है, ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है।
ओके, यहां तक बढ़ जाए आगे। बताओ, देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान सा है। विजय को माल बेचा, इस व्यवहार की खतौनी की जाएगी, इस व्यवहार की खतौनी की जाएगी। विजय के खाते में जमा पक्ष और विक्रय के खाते में नाम पक्ष, विजय के खाते में नाम पक्ष और विक्रय के खाते में जमा पक्ष, रोकड़ के खाते में नाम पक्ष और विक्रय के खाते में जमा पक्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ, देखिए इसकी क्या एंट्री होगी और खतौनी भी कैसे होगी, इसका आंसर आपको देना है। बताओ, देखिए आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या है। देखो, सबसे पहले तो अपने को एंट्री कर लेनी है। विजय को माल बेचा है, इसलिए नगद तो बेचने का मतलब ही नहीं है ना। विजय को माल बेचा है तो यहां पर दो खाते हो गए, एक तो हो गया आपका विजय, है ना, और एक हो गया आपका माल बेचा। किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है ना, पर्टिकुलर का नाम नहीं है, तो वहां पर क्या आता है, सेल्स, है ना। तो विजय है वो आपका कौन सा खाता है, व्यक्तिगत, और सेल्स कौन सा आपका, नामक, है ना। अब इन दोनों को ही अपने की एंट्री करनी है ना। पाने वाला कौन सा है, विजय, तो एंट्री क्या हो जाएगी, विजयज अकाउंट डीआर, विजयज अकाउंट डीआर टू सेल्स, है ना, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब आपको पता है कि विजय अपने खाते में क्या एंट्री करेगा, विजय का जब खाता बनेगा तो क्या एंट्री करेगा, विजय करेगा टू सेल्स, विजय क्या करेगा, टू सेल्स, है ना। तो ये क्या आ गया, विजय ने क्या की, नाम पक्ष में, और जो सेल्स है उसमें क्या एंट्री होगी, बाई विजय, है ना। सेल्स क्या करेगा, बाई विजय, तो सेल्स ने क्या की, जमा पक्ष, है ना, तो इसलिए ये जमा पक्ष, है ना। तो इसलिए क्या है कि विजय के खाते के नाम पक्ष और विक्रय खाते के जमा पक्ष, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। विजय के खाते के नाम पक्ष और विक्रय के जमा पक्ष में इसकी एंट्री की जाएगी, ठीक है। जनरल प्रविष्टि में जिस खाते का नाम डेबिट किया जाता है उसी के नाम पक्ष में खतौनी की, जो डेबिट होगा उसके नाम पक्ष में हो जाएगी और जो क्रेडिट होगा उसके जमा पक्ष में है वो खतौनी हो जाएगी। तो विजय के खाते में नाम पक्ष में और विक्रय के खाते के जमा पक्ष में इसकी खतौनी होगी, ठीक है। बढ़े आगे, बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है, पूंजी खाते के शेष में जोड़ा जाता है सकल लाभ, सकल हानि, आहरण या शुद्ध लाभ। अपनी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है ना, तो उसमें अपनी क्या होती है, कैपिटल होती है, उसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, है ना, लेस करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे नेट लॉस, है ना। तो इसमें अपने से क्या पूछा है कि पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा सकल लाभ, शुद्ध, सकल हानि, आहरण या शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ है वो जोड़ा जाएगा, है ना। 57 में आपका डी हो जाएगा, शुद्ध लाभ जोड़ा जाएगा। सकल लाभ और सकल हानि का इसमें कुछ नहीं होगा, आहरण है वो लेस किया जाएगा, है ना। अगर नेट लॉस, शुद्ध हानि होती तो वो लेस होती, है ना। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ, देखिए इसका आंसर कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष होता है जबकि, है ना,
रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष होता है, जबकि रोकड़ बही के बैंक खाने का डेबिट शेष हो, रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, रोकड़ बही के रोकड़ खाने का क्रेडिट शेष हो, रोकड़ बही के रोकड़ खाने का डेबिट शेष हो। बताओ देखिए, है ना। अधिविकर्ष कब होता है? तो अधिविकर्ष कब होता है? जब रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, है ना। रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, तब आपका अधिविकर्ष है वो होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। बताओ देखिए इसका आंसर। वर्ष के अंतिम माह का वेतन अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, इसका लेखा किया जाएगा रोकड़ बही में, खुदरा रोकड़ बही में, मुख्य जनरल में, क्रय बही में। ऑप्शन बहुत ही आसान है, आराम से आप समझ सकते हो कि भाई रोकड़ बही में कौन से लेखे लिखे जाएंगे? नगद, है ना, नगद उधार, नगद विक्रय। इसके अलावा आपने नगद कोई भी ट्रांजैक्शन किया है वो सारा का सारा रोकड़ बही में आएगा। खुदरा रोकड़ बही पेटी केस बुक में जो आपके छोटे खर्चे होते हैं, छोटे खर्चों का नगद, चाहे नगद प्राप्ति हो नगद भुगतान हो, तो ज्यादा इसमें भुगतान ही होता है। प्राप्ति तो एक बार की जाती है जब महीने के प्रथम दिन है, वो मुख्य रोकड़िया है, वो पेटी केस बुक का जो रोकड़िया होता है उसको महीने के प्रथम दिन पेमेंट करता है। उसके बाद तो पेटी केस बुक से ही पेमेंट होता है। क्रय बही तो इसमें उधार क्रय का लेखा होता है। तो बच गई कौन सी आपकी? मुख्य जनरल, प्रॉपर जनरल। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। मुख्य जनरल में कई तरीके के व्यवहार है वो जो लिखे जाते हैं, उसमें आपके जो प्रारंभिक प्रविष्टि होती है उनकी एंट्री भी आपकी मुख्य जनरल में होती है। सुधार हेतु प्रविष्टियां हैं वो भी आपकी मुख्य जनरल में होती है ना। स्थानांतरण प्रविष्टियां हैं वो भी आपके मुख्य जनरल में होती है। समायोजन प्रविष्टियां हैं वो भी आपके मुख्य जनरल में होती है। और अंतिम प्रविष्टियां हैं वो भी आपके मुख्य जनरल में होती है ना। तो इस तरीके से जो इन 7 बहियों में कहीं नहीं लिखा जाता है उसका समायोजन आपको मुख्य बही में करना होता है। यानी ऐसे मध्य जो अन्य सहायक बहियों में नहीं लिखी जाती है उन्हें मुख्य जनरल या प्रॉपर जनरल में लिखा जाता है। जैसे असामान्य हानि में है, जैसे आग लग गई, माल जल गया, लॉस बाय फायर। भूकंप में माल बह गया, लॉस बाय फ्लड, है ना। इसके अलावा माल चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, है ना। कई तरीके से नुकसान है तो वो भी आपके मुख्य जनरल में ही आते हैं। इसके अलावा माल मुफ्त नमूनों में देना, फ्री सैंपल में देना, स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय विक्रय किया जाता है, वो भी आपका मुख्य जनरल में आता है ना। आपने उधार माल खरीदा या बेचा उसका लेखा तो क्रय बही या विक्रय बही में कर दोगे, लेकिन अगर आपने मशीन उधार खरीदी है तो उसका लेखा क्रय बही विक्रय बही में नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। अपने यहाँ क्या लिखा है? उधार क्रय, है ना। उधार क्रय कौन सा होगा? जो आपने माल खरीदा उधार, उसी का लेखा क्रय बही में आएगा। आपने कोई संपत्ति उधार खरीदी है ना, या आपने कोई संपत्ति उधार बेची है तो उसका लेखा आपको मुख्य जनरल में ही करना होगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है ना। ये आपके जो सहायक बहियां हैं जिसमें आपकी कौन कौन से सहायक बही? पहले आपकी रोकड़ बही, फिर क्रय बही, फिर क्रय वापसी, विक्रय बही, विक्रय वापसी, है ना, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और प्रॉपर जर्नल। ये 8 आपकी सहायक बहियां है ना। कोई भी प्रविष्टि इन 7 सहायक बहियों में लिखनी है। अगर 7 सहायक बहियों में कहीं भी नहीं लिखी जाती है तो उसका 8वीं जो आपकी मुख्य जनरल होती है, प्रॉपर जनरल होती है, उसमें उसकी एंट्री की जानी है। जिसके उदाहरण मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको कहाँ लिखना होता है? मुख्य जनरल में लिखना होता है। ठीक है, तो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर।
क्या है, विनिमय बिल का भुगतान किया जाता है स्वीकारकर्ता द्वारा, बेचानकर्ता करने वाले लेखक द्वारा या बेचान प्राप्त। विनिमय बिल का भुगतान कौन करेगा, है ना। विनिमय बिल होता है, विनिमय बिल है ना, उसमें होता है एक लेखक और दूसरा होता है स्वीकारक। तो भुगतान किया जाता है, विनिमय बिल का भुगतान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, स्वीकारक के द्वारा किया जाता है। जिसने बिल को स्वीकार किया है वो उस बिल का भुगतान करेगा, है ना। कि भाई मैंने लिखा कि भाई अमुक व्यक्ति के मैं इतने पैसे मांग रहा हूं और उसने स्वीकार कर दिया कि हाँ मैं इतने पैसे मांग रहे हैं और इस अवधि तक मैं भुगतान कर दूंगा, तो वो स्वीकारक द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई बात समझ में। तो देखो परीक्षा से पहले लगातार हम आपको ये छोटे छोटे सेशन है वो उपलब्ध करवा रहे हैं और निश्चित रूप से इन छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से लगभग हर दिन आपके 40 से 50 क्वेश्चन है वो क्लियर करवाने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपका एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल का हो, अच्छे स्तर का हो, ताकि आप किसी तरीके से भी कंफ्यूज नहीं हो। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपका उसका रिप्लाई देंगे और मोटिवेट करेंगे कि भाई 2025 है जिसके लिए आप गजेटेड ऑफिसर का इंतज़ार कर रहे हो वो मोहर आपको मिले और आपका एक सफलतम वर्ष है वो 2025 हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा ये बताना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना और शेयर करना है ना। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार अपडेट और नई नई जानकारियां है वो मिलती रहे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।